Afternoon to everyone. This is Dr. Ashish Kumar Gadiyar. Today we are going to discuss about some basic of exercise physiology and the parameters and variables related to all those related to in the field of physiology. So first of all, what is exercise physiology? ठीक है, आज के ज़माने में फिजियोलॉजी को हम किस तरह से देखते हैं? ठीक है, तो फिजियोलॉजी में हमारे पास बेसिकली 3 डोमेन हैं. देयर आर द 3 डोमेन. वन इज रिटन, इज इट एन एकेडमिक प्रोग्राम ऑफ स्टडी? आर में अभी 3 क्वेश्चंस हैं हमारे पास, तो आप सोचिए देयर आर द 3 डोमेन्स. वन इज एकेडमिक प्रोग्राम ऑफ स्टडी एंड अ कोर्स ऑफ एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स साइंसेस. ठीक है, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी या कोई भी डोमेन्स को हम एक इस डोमेन पे देख सकते हैं. ठीक है, दूसरा, इसी डोमेन को हम एक प्रोफेशन बना सकते हैं, है कि नहीं है? और सेम इसी डोमेन को हम रिसर्च और अदर एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन में यूज कर सकते हैं. पर अब ये डिपेंड करता है कि हम कौन से पैरामीटर्स, कौन से डिफरेंट वेरिएबल्स को यूज करते हुए अपने काम को आगे बढ़ाएं. ठीक है, यानी कि पास्ट स्टडीज, यानी कि आप जब पेपर 1 पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर आप लोग पढ़ रहे होंगे भी रिव्यू लिटरेचर वगैरह कि व्हाट इज रिव्यू लिटरेचर, है ना, और कौन कौन सा सारा चीज़ है. तो उस रिव्यू लिटरेचर से हम कैसे हम और उस फील्ड को ब्रॉड बना सकें. ठीक है, और उसको अच्छा बना सकें चीज़ों को. जैसे आपने फर्स्ट लेक्चर में डिफाइन किया था कि मशीनें तो आ गई हैं, पुरानी मशीनें और बेस उनका वही है, पर मॉडर्न यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड टूल्स, टेक्निक, मेथड, वो उस मशीन को एडवांस पर एडवांस करते जा रहे हैं. क्यों? उनकी एक्यूरेसी को डिफाइन करने के लिए. और उस एक्यूरेसी की डिफिनेशन आप लोग को मैंने पहले बताई थी कि मशीन्स आर एक्यूरेट बट देयर इज एरर एसोसिएटेड टू ऑल द थिंग्स. ठीक है, तो ये एरर को ही मिनिमाइज करना होता है हमें हर जगह पर. ठीक है, तो अगर हम देखेंगे सिंपल से, हम इस पे ज़्यादा नहीं जाएंगे यहाँ पर कि आपके लिए. ठीक है, तो बेसिक क्या है कि जो एनाटॉमी जो फिजियोलॉजी जो हमारा ब्रांच है, तो वो डील करता है एनाटॉमी, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन, यानी कि 3 ब्रांचेस इसमें खुली हुई हैं. एक्सरसाइज फिजियोलॉजी जो ब्रांच है वो एनाटॉमी की है, वन इज ऑफ फिजियोलॉजी एंड अदर रिलेटेड टू प्योरली मेडिसिन. ठीक है, बट अब व्हाट दे डू, अब ये एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और मेडिसिन ये करते क्या है इसमें ये कर रहे हैं कि ईच ऑफ दीज डिसिप्लिन यूनिकली कंट्रीब्यूट टू आवर अंडरस्टैंडिंग टू ह्यूमन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस. ठीक है, यूनिकली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारे ह्यूमन मतलब के स्ट्रक्चर के साथ साथ फंक्शन को. अगर हम ह्यूमन स्ट्रक्चर और फंक्शन को 10 साल का एरिया, जैसे कि कहें कि अगर आप बेसिक करें, एक रिसर्च स्टडी करें, जैसे कि 10 ईयर में ह्यूमन का है कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन, यानी कि एक पैरामीटर ले लें, क्रिकेट के परफॉर्मेंस में, यानी कि अगर क्रिकेट का कोई भी ले, जैसे कि हम केस स्टडी सामने सुनेंगे, टाइप ऑफ रिसर्चेस. अरे ठीक है, टाइप ऑफ रिसर्चेस में केस स्टडी करेंगे, जैसे कि विराट कोहली को हम ले लेते हैं. ठीक है, एज एन एग्जाम्पल. अब उसमें हम उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को पढ़ेंगे केस स्टडी में कि विद इन द 10 ईयर ऑफ स्पैन विराट कोहली की स्ट्रेंथ, यानी कि उसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे. जा तो नहीं सकते हैं, लेकिन आप उसके बाद इतने सारे वीडियोज हैं, ठीक है, इमेजेस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप देखेंगे कि उसके स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन में क्या क्या डिफरेंशिएशन आ गया है. ठीक है, तो ये कहाँ पर दिख रहा है हमें? एनाटॉमी की, फिजियोलॉजी और मेडिसिन से रिलेटेड चीज़ें दिखेंगी. ठीक है, क्योंकि टाइम ऑफ स्पैन हमारा बदल रहा है. ठीक है, सो बट ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या कह रही है कि इट इज़ एन इंटीग्रेट एस्पेक्ट ऑफ केमिस्ट्री, बायोलॉजी, न्यूट्रिशन एंड फिजिक्स. तो कैसे किन किन एस्पेक्ट्स को हम देख रहे हैं? ये सारे एस्पेक्ट्स हैं जो हमारे स्ट्रक्चर और फंक्शन को डेलिबरेटली चेंज कर रहे हैं ओवर द टाइम पीरियड. ठीक है, अगर ये सारे नहीं होंगे तो क्या होगा? हमारी बॉडी जो वैसी की वैसी ग्रो करेगी, यानी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट उसका ज़्यादा मतलब जैसे कहते हैं कि जिस हिसाब से उसको बढ़ना चाहिए, लीनियरिटी होनी चाहिए जिस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, वो लीनियरिटी ना दे के अप एंड डाउन दिखाई देंगे. ठीक है, तो उस अप एंड डाउन्स को हमें थ्रू द रिसर्च के मीडियम से हम उसको कम कर सकते हैं. ठीक है, बट
हमारे पास अगर हम बेसिकली प्योर फिजियोलॉजी में अगर रिसर्च करेंगे तो फिजियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो कहाँ डील कर रहे हैं, वो डील करते हैं कि व्हाट फैक्टर रेगुलेट बॉडी फंक्शन। ठीक है, हमेशा हमारे पास क्या होता है, क्वेश्चंस आते हैं। रिसर्च क्वेश्चन क्या है हमारे पास, बताए होंगे आपको फर्स्ट पेपर में कि व्हाट, हाउ, व्हाई, WH वर्ड्स आ रहे है ना, दीज आर द रिसर्च क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के कि व्हाट फैक्टर रेगुलेट बॉडी फंक्शन, तो एक आपकी हाइपोथेसिस आप जनरेट करेंगे। इसी तरीके से फिजियोलॉजी में हो, चाहे आप स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में ले लीजिए, चाहे आप पेडागोजी में ले लीजिए, चाहे आप बायोमैकेनिक्स में ले लीजिए, कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट कर रहे हैं। देन अदर दूसरा क्वेश्चन क्या होगा उनके पास, व्हाट सीक्वेंस ऑफ इवेंट अकर बिटवीन स्टिमुलस एंड द रिस्पॉन्स इन द रेगुलेटरी प्रोसेस, जो कौन से ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो उस रेगुलेटरी प्रोसेस को चेंज कर रही हैं। यानी कि विराट कोहली के 10, मैंने कि अगर हम देखें आज 21 है, ठीक है, तो अगर 2011 से लेकर 2021 के बीच में ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स आए जो जिसने उन फैक्टर ने उसकी बॉडी के ऊपर प्योरली चेंज किया। अगर क्योंकि ही इज अ सक्सेसफुल, ठीक है, उसी के साथ के आदमी को देखो, जैसे कि अगर हम कंपेरेटिव जब स्टडी करते हैं तो विराट कोहली के साथ अंडर 19 में वर्ल्ड कप खेलने वाले बहुत सारे लोग हैं सिर्फ, लेकिन सक्सेस कौन हुआ, ओनली एंड ओनली वन, विराट कोहली। ठीक है, अब एक तरफ उसकी बॉडी के स्ट्रक्चर को 10 साल में स्टडी करेंगे और एक साथ एक पैरेलली उसी के जस्ट टीममेट, एक ये ले लो या 2 ले लो या 3 ले लो, या अदर कंट्री के पैरेलली सेम लो, उसी वर्ल्ड कप से रिलेटेड लो, तो उनके स्ट्रक्चर, उनके फंक्शंस में चेंजेस आए होंगे। तो क्या कह रहा है कि वो वही सीक्वेंस ऑफ जो हमारे पास है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट, ठीक है, कैसे कैसे चेंजेस आए। सक्सेसफुल होना एक और अनसक्सेसफुल होना, मतलब सक्सेस तो सभी थे पर हाईली सक्सेसफुल होना और मतलब उस सक्सेसफुल को कंटिन्यू उसका मेंटेन करके रखना। तो आपके बॉडी, आपके स्ट्रक्चर साथ साथ में आपके साइकोलॉजिकल इन नेचर को भी चेंज करेगा। तो ये दीज आर द बेसिक फैक्टर। तो अभी इसी में ही सेम चीज़ है कि हमारे पास हम 2 अप्रोच है, अगर फिजियोलॉजी में सिर्फ चलेंगे, ठीक है, तो हमारे पास 2 फैक्टर, वन इज द सिस्टम अप्रोच एंड अदर इज इन ब्रॉड एरिया ऑफ स्टडी। ठीक है, सिस्टम अप्रोच में हम जैसे कि पल्मोनरी, उसका कार्डियोवैस्कुलर, रीनल, एंडोक्राइन एंड अदर न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन वगैरह, ठीक है, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। ठीक है, ब्रॉड एरिया में इंटरवर्टेब्रेट, वर्टेब्रेट, कंपैरेटिव एंड ह्यूमन एनालिसिस वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, देन आफ्टर इस पे हम नहीं जाएंगे कि व्हाट इज फिजियोलॉजी एंड, ठीक है, ये जरूरत नहीं है। सो बेसिक वन थिंग यहाँ पर आप देखिएगा कि व्हाट इज फिजियोलॉजी, हमारा जो एरिया है वो क्या है, हाउ लिविंग सिस्टम वर्क एट मैनी लेवल्स। ठीक है, जो हम फिजिकल एजुकेशन यानी कि स्पोर्ट्समैन है, तो हमारा हमेशा काम क्या है कि परफॉर्मेंस निकालना। तो परफॉर्मेंस कैसे कर सकते हैं कि जब भी तक बॉडी के सारे सिस्टम, सारे फंक्शंस एक साथ काम नहीं करेंगे, until unless the performance will not get boosted up। ठीक है, तो उसमें क्या है कि मॉलिक्यूलर लेवल पर, ऑर्गन एंड सिस्टम लेवल पर और होल ऑर्गेनिज्म लेवल पर फंक्शंस और स्ट्रक्चर को हमें कंटिन्यूअस स्टडी करना पड़ता है। ठीक है, चाहे वो ट्रेनिंग के पर्पज से हो, चाहे वो इवेल्युएटिव पर्पज हो, चाहे आपका वो सिलेक्शन का पर्पज हो, चाहे आपका वो जैसे कहते हैं हम टैलेंट आइडेंटिफिकेशन का हो। ठीक है, तो ये सारे पैरामीटर हमें लेके चलने होते हैं। ठीक है, सो ये डिफरेंशिएशन आपको मालूम होगा, व्हाट इज एक्सरसाइज फिजियोलॉजी एंड स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी, तो इस पे भी नहीं जाएंगे हम लोग। ठीक है, देन आफ्टर तो बेसिक क्या है कि एक्सरसाइज फिजियोलॉजी क्या है, इट इज एन बॉडी ऑफ नॉलेज बिल्ट ऑन फैक्ट एंड थ्योरीज derived from researches, other a formal course of study at institution or higher learning, and the third is professional preparation of practitioners and future leaders in this field, जो आप right now आप अभी हैं। ठीक है, पहला क्या था कि बहुत सारे लोग जो होते हैं रिसर्चर, यानी कि नंबर 3 इन टर्न ऑफ 1, जो नंबर 3 से रिजल्ट निकलेगा वो क्या बनेंगे, द फैक्ट एंड थ्योरीज। और वो फैक्ट एंड थ्योरीज वो कहाँ पढ़े जाएंगे, एज एन रिव्यू लिटरेचर। वो कहाँ पढ़े जाएंगे, मास्टर डिग्री में, बैचलर डिग्री में, और वही रिव्यू लिटरेचर के बेस पर अगेन आप रिसर्चेस करोगे। ठीक है, उन्हीं सेम रिव्यू लिटरेचर के बेस पर आप रिसर्चेस करोगे और वो रिसर्चेस कंटिन्यूअस
अगेन इन टर्म ऑफ फैक्ट एंड थ्योरीज बनती जाएंगी, तो दिस कंटिन्यूम विल कंटिन्यू। ठीक है, तो जैसे आपने देखा था कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको दिया था हमने बहुत सारी चीज़ों का, ठीक है, तो वो कंटिन्यू अभी तक बना हुआ है, सेम रिसर्च पे रिसर्च होती जा रही हैं, थ्योरीज पे थ्योरीज और फैक्ट पे फैक्ट निकल रहे हैं, और वो सारी चीज़ें मास्टर डिग्री में लोग पढ़कर फिर से बेस बनाकर रिव्यू लिटरेचर आर द लाइक बेसिक पिलर्स, ठीक है, वो पिलर्स क्रिएट होते हैं और हम कंटिन्यूस रिसर्च करते रहते हैं। ठीक है, सो बेसिक वाई वी स्टडी इट, ये पैरामीटर आप लोग नीड एंड इम्पोर्टेंस वगैरह चेक कर चुके होंगे। ठीक है, तो इस पर नहीं जाएंगे। एंड फोकस, हाँ, जो हमारा बेसिक फोकस होता है कि हाउ द बॉडी रिस्पॉन्ड टू द एक्यूट स्ट्रेस ऑफ एक्सरसाइज एंड और फिजिकल एक्टिविटी एंड हाउ इट अडैप्ट टू द क्रोनिक स्ट्रेस ऑफ रिपीटेड बाउट ऑफ एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये दो पैरामीटर हमारे पास हमेशा रहते हैं। एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट हमेशा इसी दो पैरामीटर्स पर काम करते हैं कि हाउ द बॉडी रिस्पॉन्ड, कोई बॉडी है कि कैसे रिस्पॉन्ड करेगी। जैसे कि आपने कहा था आपको क्रिकेट पे काम करना है विद सम बेसिक पैरामीटर, मतलब क्रिकेट में कुछ परफॉर्मेंस निकालनी होगी विद द इम्प्लीमेंटेशन आप कुछ भी ट्रीटमेंट देंगे लाइक योगा। ठीक है, अगर आप योगा को ट्रीटमेंट देंगे किसी भी प्लेयर पर, तो योगा बिकम द ट्रीटमेंट एंड देन आफ्टर वो चेंजेस कहाँ करेगा, बॉडी के स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस पर। अब डिफरेंट लेवल के स्ट्रक्चर और डिफरेंट लेवल के फंक्शन पर वो काम करेगा। ठीक है, अब वही ट्रेनिंग कैसे अडाप्ट करेगा वो, जो भी बच्चा होगा, जो भी प्लेयर होगा, जो भी हमारे पास सैंपल्स होंगे, वो अडाप्टेशन कैसे होगा, अडाप्टेशन टू द क्रोनिक स्ट्रेस ऑफ रिपीटेड बाउट ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि वो योगिक प्रैक्टिसेस कंटिन्यूअस रिपीटेड करता रहेगा, जब तक करता रहेगा तब तक उसको फायदा मिलता जाएगा, और फायदा ही हमें निकालना है। फायदा भी निकाल सकते हैं और कुछ उसको नुकसान भी हो सकता है अगर वो उस प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। सब एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट, कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत सारे एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट हैं कि वो इन्वायरमेंटल कंडीशंस को चेक करते हैं कि बॉडी का फंक्शन और स्ट्रक्चर इन्वायरमेंट के वेरिएशन पे कैसे काम करता है। ठीक है, जैसे कि हीट, कोल्ड, एल्टीट्यूड, ठीक है, माइक्रोग्रेविटी एंड विद इन द आउटसाइड ऑफ द ग्रेविटी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अदर एग्जामिन, जो दूसरे कुछ लोग होते हैं कि वो करते हैं एक्सरसाइज ट्रेनिंग इफेक्ट ऑन हेल्थ डिजीजेस फॉर वेलबींग ऑफ ह्यूमन बॉडी, एंड अदर फिजियोलॉजिस्ट ऑल्सो अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट टू द एथलीट एंड देयर स्पोर्ट परफॉर्मेंस। यानी कि कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी रिसर्चेस जो हैं, किसी भी रिसर्चेस का अगर हम बेसिक देखें आउटपुट, तो वो हम किसी ना किसी के ऊपर वो इम्प्लीमेंट करके कुछ ना कुछ रिजल्ट डेवलप कर रहे होते हैं। ठीक है, देन आफ्टर अब हम आएंगे बेसिक चीज़ पर। ठीक है, ये एक छोटा सा बैकग्राउंड था। ठीक है, अब हमारे पास पैरामीटर एक्सट्रैक्ट कैसे हम करते हैं, किन किन चीज़ों पर हमें काम करना होगा। ठीक है, तो करंट ट्रेंड इन एनहांसिंग एथलेटिक परफॉर्मेंस, क्योंकि पुरानी चीज़ें हो चुकी हैं। अब जब बराबर हमें मालूम है कि अगर भाई किसी भी प्लेयर को आप 6 महीने की ट्रेनिंग दोगे तो देयर इज सम रिजल्ट तो उस पर निकलेगा, पर क्या वो रिजल्ट उसको परफॉर्म करने के लिए उतना इफेक्टिव है कि नहीं है। ठीक है, तो हमें तो भैया हायर लेवल की परफॉर्मेंस को देखना है, तो उस हायर लेवल के परफॉर्मेंस को देखने के लिए हमें क्या करना है, ट्रेनिंग को और एनहांस बहुत और अच्छा बनाना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या है इसमें, कि जैसे कि लाइक द ग्रेट जर्मन पोएट बायोलॉजिस्ट ग्रोथे हैं हमारे। ठीक है, वो कहते हैं कि व्हाट यू कैन डू और ड्रीम यू कैन बिगिन इट, फॉर बोल्डनेस हैज जीनियस मैजिक एंड पावर इन इट। ठीक है, यानी कि आप जो कर सकते हैं या करना चाहते हैं, जिसका आप सपना देख रहे हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा जब मास्टर डिग्री में होंगे कि वी हैव टू डू PhD। ठीक है, तो सोचा होगा ना, तभी तो आज करने बैठे हो, है ना। तो क्या है कि आप उसे शुरू कर सकते हैं, क्योंकि साहस में ही प्रतिभा और जादू की शक्ति है। सो इफ यू हैव एनफ कैपेबल टू डू द थिंग्स देन ओनली यू कैन डू, अदरवाइज कॉपी पेस्ट वाला काम फिजिबल नहीं है आज के ज़माने में। ठीक है, डिग्री तो अर्न कर लोगे, बट क्या होगा, जो हमने बताया था ना, द रिसर्च कंटिन्यू। ठीक है, वो आप उस सिनारियो में नहीं आ पाओगे। ठीक है, सो इन एक्चुअल परफॉर्मेंसेस,
ठीक है, क्या कह रहे हैं, इन एक्चुअल परफॉर्मेंस ह्यूमन कैपेसिटीज प्रोबेबली फॉर एक्सीडेड, ठीक है, कि ह्यूमन की पोटेंशियलिटीज आज के ज़माने में बहुत दूर तक जा चुकी हैं, उसको मापना इतना आसान नहीं बचा है, ठीक है, क्योंकि देयर इज एन इंडिविजुअल डिफरेंसेस एज पर द geographical conditions, as per the climatical conditions, as per the institution to institution, country to country, मतलब बहुत सारे वेरिएशंस हैं हमारे पास, ठीक है। सो इंडिविजुअल इमेजिंग और ड्रीम सेज फिजिकल और मेंटल पावर्स टू बी, ठीक है, उसकी फिजिकल पावर्स क्या हो सकती है, उसकी मेंटल पावर क्या हो सकती है, ये हम सोच नहीं सकते हैं, ठीक है। क्यों नहीं सोच सकते हैं? किसी ने सोचा था कि उसेन बोल्ट के बाद कोई उसका रिजल्ट ब्रेक करेगा? कोई सोच तो रहा होगा, सोच रहा होगा, है ना, और उस सोचने के पीछे जब तक वो करेगा नहीं तब तक वो ब्रेक नहीं कर सकता है, बोलो जी सर, है ना, जब तक कोई सोचेगा नहीं कि यार ये 9.58 कैसे गिराना है, और गिराने के लिए उसको क्या करना है, मेहनत करनी है बहुत सारी, और वो उस मेहनत के लिए कुछ फैक्टर्स के ऊपर वो मेहनत करेगा, जिसमें कि फिजियोलॉजी होगी, उसकी स्ट्रेंथ होगी, उसकी बहुत सारे मतलब फिजिकल रिलेटेड पैरामीटर्स होंगे, ठीक है। तो यही है, तो एंड व्हाइल एब्सोल्यूट लिमिट ऑफ टू ह्यूमन पोटेंशियल आर ऑब्वियस, फॉर एग्जांपल दोज इम्पोज्ड बाय मॉर्फोलॉजी ऑफ द स्पेसिफिस and cumulative evidence in the relatively new field of exercise physiology suggests that limit of performance for are more psychological in nature than physiological, ठीक है। यहाँ पर जो एक बेसिक काम है जो हमने बोल्ड में आपको देखा होगा, ठीक है, the 3-line last new field of exercise physiology suggests that the limit of performance are more psychological in nature than physiological, ठीक है। तो एक सोचने का विषय है, ठीक है। अगर आप अपना काम इसी फील्ड में करना चाहिए, किसी भी फील्ड में करना चाहेंगे, तो चाहे फिजियोलॉजी हो, चाहे वो ट्रेनिंग से रिलेटेड हो, सारा हिसाब किताब कहाँ से बन रहा है, हमारे साइकोलॉजिकल इन नेचर, यानी कि ठीक है कि सब कुछ चेंज कहाँ से हो रहा है, सारा पूरा सिनेरियो चेंज हो रहा है हमारे ओनली एंड ओनली मेंटल, ठीक है, मेंटल कैपेसिटीज, कि हम कितने कैपेबल हैं उस काम को करने के लिए। अगर आप तत्पर हो तो यू कैन डू इट, अदरवाइज द बॉडी विल रिस्पॉन्ड एज इट इज, है ना। नाउ ट्रेडिशनली एक्सरसाइज फिजियोलॉजी हैज बीन एन इंट्रिगिंग एंड कंट्रोवर्शियल एरिया ऑफ रिसर्च, ठीक है, कंट्रोवर्सी भी चल रही है पर फैक्ट फाइंडिंग भी है, विच रिसेंट एप्लीकेशन डायरेक्टेड टुवर्ड द एनहांसिंग एथलेटिक परफॉर्मेंस। बहुत सारे ऐसे प्रयोग हो रहे हैं, ऐसे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं जो कंटिन्यूअस, आप लोग कभी कभी सुनते होंगे न्यूज़ में, ठीक है, कि ये हो गया वो हो गया, क्या मतलब ह्यूमन परफॉर्मेंस के पोटेंशियल को चेक करने के लिए वो कहीं तक भी जा सकते हैं, माइक्रोग्रेविटी टू अंडर वाटर टू इन द ओशियंस टू इन द स्काई, हर जगह पे वो चेक कर रहे हैं पोटेंशियल और परफॉर्मेंस को, ठीक है, जिसमें कि पीक एथलेटिक परफॉर्मेंस मल्टी डायमेंशनल फिनोमेना, ठीक है। उस पीक को अचीव करना इतना आसान नहीं है कि अगर हम कहें कि आपको सिर्फ ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग से सिर्फ आपको उसेन बोल्ट बना देंगे, इज इट पॉसिबल? कितनी भी अच्छी आप ट्रेनिंग करा दीजिए, सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग तो नहीं हो सकता है, शायद, है ना। सो उसी तरीके से टू इनहेंस, सॉरी, क्योंकि एक सबसे पहला काम क्या है, जो भी हमारी पीक परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करती है किससे, इट इज एन प्रोडक्ट ऑफ जेनेटिक एंडाउमेंट, ठीक है। इफ द पर्टिकुलर टाइप ऑफ जीन्स आर इनहेरिटेड इनटू यू, then only your physical plus physiological plus psychological capacities will boost up, ठीक है। and other part क्या है, extensive training, then a greater understanding of exercise physiology। so ये तीनों चीजें जब तक नहीं मिलेंगी तब तक peak performance को, यानी कि there are the 3 parameter, यानी कि कोई भी चीज होगी तो आपको, अगर कोई भी चीज आपको बनानी है, या जैसे कि कोई टेस्ट क्रिएट करना है फिजियोलॉजी से रिलेटेड या टेस्ट एंड मेजरमेंट में, तो क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि उसके कैपेबिलिटीज क्या हैं,
ठीक है, कौन सी ट्रेनिंग प्रॉपर काम करेगी, और दूसरी उस ट्रेनिंग के पीछे क्या कौन से फंक्शंस की जरूरत पड़ेगी और कौन से मॉर्फोलॉजिकल कंडीशंस को हम यूज करते हुए उस ट्रेनिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, सो इन ऑर्डर टू एनहांस एथलेटिक परफॉर्मेंस, एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट सेंटर ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग रेस्पॉन्सेज ऑफ विच न्यूरोमस्कुलर पैटर्निंग इज अ की कंपोनेंट। ठीक है, ये 3 बेसिक काम है, पर ज्यादा से ज्यादा हमारे पास क्या है काम, न्यूरोमस्कुलर पैटर्निंग इज द की कंपोनेंट। ठीक है, तो ये न्यूरोमस्कुलर वाला जो फंक्शन है कि न्यूरो एंड मस्कुलर, हमारी फिजिकल कैपेसिटीज और हमारी साइकोलॉजिकल कैपेसिटीज एक साथ हैं, देन वी कैन गो अहेड वेरी इजीली। क्यों? क्योंकि सबसे पहला क्या है कि हमारे पास जेनेटिक एंडोमेंट ऑलरेडी इनहेरिटेड है, दूसरा ट्रेनिंग यानी कि फिजिकल के ट्रेनिंग को हम अडॉप्ट कर ले रहे हैं, और as per the knowledge of exercise physiology we can achieve those limits। ठीक है, so that is to say the ability to monitor। अब क्या है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, this is to say the ability to monitor and manage neuromuscular stress, determines the athlete stress and fatigue state। ये दोनों चीज एक वर्ड है, दोनों अलग अलग कंबाइन किया है। what is athletes stress ऑब्लिक फटीग स्टेट। ठीक है, विच इन टर्न गवर्न द एथलीट ट्रेनिंग रेस्पॉन्स। ठीक है, तो जैसे कि पूरा दिन, जैसे एक छोटा सा लाइव एग्जांपल देना चाहता हूँ आज का ही, जैसे कि पूरा दिन हो गया कि जैसे कि क्लास की पैटर्निंग है आपकी 3:30 to 5। ठीक है, उसके बीच में 2 क्लास, आना और जाना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अभी एथलीट की जगह हम कह दें कि स्कॉलर्स स्ट्रेस एंड फटीग स्टेट। ठीक है, तो क्या होगा, कंडीशंस क्या आ रही हैं कि आप बहुत अच्छे हो, ट्रेनिंग भी बहुत सुबह मॉर्निंग में एक्टिविटी करो, एथलीट भी बहुत अच्छे हो, पर राइट नाउ आज का अभी का कंडीशन क्या है कि हमारी फिजिकल पावर और हमारी मेंटल पावर और हमारी फिजियोलॉजिकल पावर हमारी ही परफॉर्मेंस को, यानी कि हमारे सिटिंग कैपेसिटीज हैं, उसको ही डल कर रही होती है एट द करंट सिनारियो के लिए, है ना। ऐसे ही हमारा साथ साथ है कि ये सारी चीज़ें हैं कि हमारी बॉडी तो बहुत अच्छी है, ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी कर रहे हैं, पर जो बेसिक चीज़ें हैं कि स्ट्रेस और फटीग स्टेट यानी कि करंट टाइम पे वो चीज़ें हमें डिमोटिवेट करते, हमारी परफॉर्मेंस को डिटोरिएट कर रही होती हैं सर, है ना। तो ऐसे ही अगर यही फिजिकल और साइकोलॉजिकल कैपेसिटीज बूस्ट हो जाए, हमारा साथ दे दें, तो हमारा परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव करेगा। सो गिवन दैट देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेनिंग, ये सभी लोग जानते हो कि स्ट्रेंथ, कंडीशनिंग, स्किल एंड टेक्निकल, ऑल पैरामीटर्स, ये क्या है, सभी पैरामीटर्स है। ठीक है, ऑल हैव द एक्यूमुलेटिव इम्पैक्ट ऑन द एथलीट्स स्ट्रेस एंड स्टेट, स्ट्रेस फटीग स्टेट, यानी कि अब जो स्ट्रेंथ, कंडीशनिंग और स्किल टेक्निकल की ट्रेनिंग करोगे वो कैसे होनी चाहिए, डेज होनी चाहिए, वीक होनी चाहिए, फेज, पीरियड, सेशन, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आप पहले से डिवाइड करके बनाओगे कि उसका जो फटीग स्टेट है वो ना आ पाए। ठीक है, आए ओवर रीचिंग ना होने पाए, आए तो हम उसको रिड्यूस कर सके। ठीक है, so significant emphasis is placed on to use of technological and monitor this process। ठीक है, कोचेस हमारे बहुत ज़्यादा रूड होते हैं, वो कहते हैं नहीं 10 राउंड लगाने तो लगाने हैं, पर अगर हम किसी भी यानी कि जैसे कि किसी भी एथलीट की फटीग स्टेट को मेजर नहीं करेंगे तो क्या होगा, इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो आज फिजियोलॉजिस्ट ने क्या कर दिया है, नए सिनारियो में उन्होंने कर दिया कि टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए उनकी फटीग स्ट्रेस को मेजर करने लगे कि भैया इतनी देर के बाद आपको रेस्ट लेना ही लेना है, अदरवाइज देयर आर सम इल इफेक्ट ऑन योर हेल्थ। ठीक है, तो ये कैसे हो रहा है, रिसर्चेस हो रही हैं। ठीक है, तो ऐसे ही एज सच हाई लेवल ऑफ ट्रेनिंग दैट पुशेस एन एथलीट इनटू ओवर रीच स्टेट आर कंसीडर्ड अ नॉर्मल एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग प्रोसेस, ओवर रीचिंग। However, if an athlete is not monitored closely,
देन इम्बैलेंस इन द स्ट्रेस फटीग, ठीक है। इफ एन large increase is observed in the stress fatigue state, suggested to reduce exercise tolerance after training or match play, the possibility of increased catabolic activity, insufficient recovery और injury become more likely, ठीक है। तो ये फैक्टर्स रिसर्च के बाद निकल के आए हैं कि अगर हम ऐसा कर देंगे तो ऐसा होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो हम क्यों अपने एथलीट को या अपने आप को उस ओवर रीचिंग के पीरियड में ले जाएं, उससे पहले ही हम अपने आप को रोक लें, है ना, और उस पर काम कर सकें, ठीक है। नाउ करंट ट्रेंड में और क्या क्या हो चुका आ रहा है, ठीक है। जैसे कि करंट ट्रेंड इंडेक्स लाइक हाईलाइट द इमरजेंस ऑफ टेक्नोलॉजिकल एड aimed at monitoring the athlete training responses, and this has seen an increase in the use of device including, कैसे कर रहे हैं, by using heart rate monitors, by power measurement technologies, GPS technologies and coaching software systems, ठीक है। ये सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं। तो अब आप जैसे कि अब ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाना चाहते हो किसी एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन के लिए, यू कैन यूज इट दीज टेक्नोलॉजीज, एडवांसमेंट ऑफ इक्विपमेंट, कि उनको उस तरह की फटीग स्ट्रेस से हम रोक सकें, ठीक है। तो एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट हैज डेमोन्स्ट्रेटेड हाउ टू यूज सच टेक्नोलॉजी कैन फर्दर प्रमोट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रेनिंग रिस्पॉन्सेज, एंड दिस अप्लाइड नॉलेज कैन लीड टू इम्प्रूव एथलेटिक परफॉर्मेंस वाया मॉनिटरिंग द स्ट्रेस फटीग स्टेट। तो एक पैरामीटर ये था कि हम कैसे कैसे अपनी बॉडी की स्ट्रेस फटीग स्टेट को मेंटेन कर सकते हैं, कैसे हम उसको चेंज कर सकते हैं, कैसे उसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अ कोट, न्यू, बहुत पुराना कोट है, ठीक है, शुनरू सुजुकी का, ठीक है। इज ऑल्सो एन एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट, वो अभी भी जिंदा है। आप अगर इनके ऑटोबायोग्राफीज पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा, मतलब आप इंस्पिरेशन लेवल जो है आपका वो कई गुना बढ़ जाएगा अगर आप एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के काम फील्ड में काम करना चाहोगे, है ना। ये स्टेटमेंट, इनके काम, इनके मतलब आपको इतना जोश और जुनून से भर देंगे कि आप कहोगे नहीं अब मुझे इसी फील्ड में ही काम करना है, ठीक है। तो इन्होंने एक स्टेटमेंट क्या कहा था कि आवर टेंडेंसी इज टू बी इंटरेस्टेड इन द वर्कआउट ओनली एंड ओनली, ठीक है, नॉट द साइंस दैट अंडरलाइज द वर्कआउट, बट इफ यू वांट टू रन वेल it is important to understand the physiology underlying the workout। कुछ समझ में आ रहा है? सर थोड़ा हिंदी में डिस्क्राइब कर दिया मुझे। थैंक यू। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि अभी तक, आज के ज़माने तक, मतलब कई जगह पर हमारे जैसे कि कई जितने भी हाई परफॉर्मेंस ट्रेन एथलीट के जो हमारे कंट्रीज़ हैं, जैसे कि बहुत सारे हैं, तो उसमें क्या है कि और हमारे इंडिया के कंपैरिजन में क्या कह रहे हैं कि आवर टेंडेंसी, हमारी टेंडेंसी यानी कि हमारी आदत जो है वो क्या है, हमेशा हम ट्रेनिंग से रिलेटेड काम करते हैं। वर्कआउट की जगह हम साइंस को तवज्जो दें, और यहाँ पे इन्होंने बता दिया फिजियोलॉजी अंडरलाइन है, मतलब बेसिक की कंपोनेंट, हाँ ठीक है, उसको ध्यान देना पड़ेगा वर्कआउट की फंक्शंस क्या काम कर रहे हैं, उस वर्कआउट के पीछे भी क्या फंक्शंस काम कर रहे हैं। यानी कि अगर आपकी मशीन रन कर रही है तो उस मशीन को रन करने के लिए उस पेट्रोल की, कौन से पेट्रोल की जरूरत है ना। जैसे कि एरोप्लेन है, ठीक है, तो एरोप्लेन में हम सादा डीजल तो नहीं डाल सकते हैं, देयर इज सम डिफरेंट काइंड ऑफ ऑयल इज यूज्ड इनटू दैट, ठीक है। डीजल मशीन में पेट्रोल नहीं पिला सकते हैं और पेट्रोल मशीन में डीजल नहीं दे सकते हैं। पानी की जगह हमें कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है, कोल्ड ड्रिंक की जगह में पानी नहीं पीना है, ठीक है। तो जब तक हम अपनी मशीन को नहीं जानेंगे, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो यही चीज़ है कि हम ट्रेनिंग से ही हम काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ बताई है, ठीक है, ये तो हो गया, आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ एक हमारे पास और थे, ये हैंस सेले। अभी हम लोग स्ट्रेस पढ़ रहे थे, बहुत सारी स्ट्रेस पढ़ रहे थे। तो दैट स्ट्रेस इज नॉट ओनली साइकोलॉजिकल इन नेचर, दैट इज कॉल्ड वर्क। वो स्ट्रेस क्या है हमारे पास, इट इज काइंड ऑफ वर्क विच इज
implemented on individual. कोई भी काम आपके ऊपर आपको करने को दिया गया, that term as a stress. तो इन्होंने क्या किया है कि stress, hence they defined stress as the non-specific response of the body to any demand. वो डिमांड कैसी हो सकती है? फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, मेंटल, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, बहुत सारे हो सकते हैं. ठीक है, तो स्ट्रेस को हम सिर्फ खाली वो वाला नहीं ले लें कि इमोशन साइकोलॉजी से रिलेटेड नहीं करना है. ठीक है, तो इसे कहा गया है कि इसे कहा गया है सेलेस जनरल एडाप्टेशन सिंड्रोम. ठीक है, आप लोगों ने एक डेफिनेशन बहुत अच्छी पढ़ी होगी एक्सरसाइज फिजियोलॉजी की, पढ़ी होगी शायद, याद सुनी भी होगी कि एक्सरसाइज फिजियोलॉजी इज अ साइंस दैट इलुसिडेट द ह्यूमन बॉडी फंक्शंस and how it react, how it respond, how it adjust and how it adapt on varied degree of physical activity या workouts, है ना, पढ़ी होगी ना. तो those workout and those stress are totally different in natures. ठीक है, तो physical stress हम क्या होता है को what is stress? It may be a physical activity, it may be an exercise, it may be any kind of workout, term as stress. ठीक है, so now एक थोड़ा सा डिफरेंट सिनारियो में ले जाएंगे आपको. Why we require exercise and physical activity? To be fit. सबसे मेन गोल तो यही है ना कि भाई फिट रहें. तो फिट के लिए क्या है? फिट फॉर लाइफ. और ये फिटनेस को अगर हम चैलेंज करेंगे इन कॉम्पिटिटिव एरा तो क्या बन जाएगी ये? एथलेटिक ट्रेनिंग. ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि बीइंग फिट फॉर लाइफ मींस हार्डनेस इन योर बॉडी, इट शुड बी. ठीक है, शार्पनेस इन योर माइंड एंड सॉफ्टनेस इन योर हार्ट. ठीक है, तो अगर हम इस नेचर को बना के चलेंगे देन वी कैन आवर बॉडी कैन फंक्शन वेरी वेल. ठीक है, और भी इनमें से अगर कोई भी चीजें अगर लैक करेंगी किसी भी स्ट्रक्चर किसी भी लेवल पर देन द बॉडी विल गोज इन अप एंड डाउन, नॉट इन लीनियर फैशन. ठीक है, सो फिटनेस इज द मेजर ऑफ पर्सन्स एबिलिटी टू परफॉर्म द एक्टिविटीज रिक्वायरिंग एनी स्पेसिफिक काइंड ऑफ वर्क, ईदर इट इज फिजिकल इन नेचर और साइकोलॉजिकल इन नेचर और इज इन एनी एथलेटिक कॉम्पिटिशन. ठीक है, एंड इज रिलेटेड टू प्रेजेंट एंड फ्यूचर हेल्थ आउटकम्स. ठीक है, तो प्रेजेंट एंड फ्यूचर, प्रेजेंट में आप सभी लोग देख ही रहे हो देयर इज द कोरोना क्राइसिस. ठीक है ना, और फ्यूचर में क्या आने वाला है वी कैन नॉट से कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, क्योंकि ह्यूमन की पोटेंशियलिटीज और ह्यूमन की कैपेसिटी कंटिन्यूअस राइज अप पे है. ठीक है, हम नीचे की तरफ नहीं कर रहे, हम बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, पर हमारे पास क्या है, हमको मेजर करने के तरीके नहीं पता है कि और कैसे इसको और मेजर किया जा सके. तो उन तरीकों पे हम रिसर्च कर रहे हैं, कंटिन्यूस कर रहे हैं. आप लोग भी कोशिश करिए कि कुछ फैक्टर्स को निकालिए, कुछ पैरामीटर्स को पकड़िए और उन पे काम करिए, मतलब जो अनहिडन हैं. ठीक है, इंटरवेंशन रिसर्चेस बहुत हो गई हैं. ठीक है, इंटरवेनिंग कि इस फैक्टर को हम लगा के दूसरे के ऊपर लगा देंगे और उसके उठा के दूसरे के ऊपर लगा देंगे, वो हो गई. ठीक है, अब आज के ज़माना क्या है कि मल्टी डायमेंशनल की कोरिलेशनल, ठीक है, मल्टी कोरिलेशनल. ठीक है, तो इस तरह की कुछ रिसर्च करिए कि 5-5-6 फैक्टर्स को निकाल कर उनके कंपोनेंट को एक्सट्रैक्ट करिए. ठीक है, ऐसे बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स भी आ चुकी हैं जिनसे आप अपने परफॉर्मेंस हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उनको इन्हेंस कर सकते हैं. ठीक है, देन फिजिकल फिटनेस, जैसे कि ये भी हमारा पैरामीटर आ गया फिजियोलॉजी का कि फिजिकल फिटनेस इज द कैरेक्टरिस्टिक रिलेट टू द पर्सन्स एबिलिटी टू परफॉर्म फिजिकल एक्टिविटी दैट रिक्वायर एरोबिक कैपेसिटी, एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी. तो हम कह सकते हैं कि आज के ज़माने में एरोबिक कैपेसिटी को कैसे और इंक्रीज किया जा सके. डिफरेंट पॉपुलेशंस हैं, डिफरेंट लोग हैं. ठीक है, डिफरेंट एरियाज हैं, उनके एंड्योरेंस को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, चाहे ट्रेनिंग में हो चाहे आउट ऑफ ट्रेनिंग हो. स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, दीज आर द की कंपोनेंट पैरामीटर्स जिस पे हम काम कर सकते हैं. फिजिकल फिटनेस को
एक पर्टिकुलर डोमेन बनाकर, ठीक है। तो फिजिकल फिटनेस अभी लोग जानते हो कि इट इज डिवाइडेड इन हेल्थ रिलेटेड एंड स्किल रिलेटेड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग जानते हो। अब टेस्ट कैसे कर सकते हैं इन्हीं फिजिकल फिटनेस को, कैसे कर सकते हैं? तो लैब बेस्ड टेस्ट बना सकते हैं, खुद क्रिएट कर सकते हैं, और फील्ड टेस्ट भी खुद क्रिएट कर सकते हैं अपने भी, और दूसरों के फील्ड टेस्ट को भी हम चेक कर सकते हैं। कंटिन्यूस हम लोग करते हैं आफर टेस्ट, मॉडिफाइड आफर सेट, कूपर टेस्ट, ठीक है। बहुत सारे लैब बेस्ड टेस्ट होते हैं, ठीक है, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, ठीक है। तो इस तरह से सर्जेंट जंप टेस्ट, तो ये सारे टेस्ट पहले से बने हुए हैं, और आप भी सोचिए कुछ नया बना सकते हैं किसी चीज़ को मेजर करने के लिए। फ्लेक्सिबिलिटी हुई, एंड्योरेंस हुआ, स्ट्रेंथ हुआ, ठीक है। तो एरोबिक टेस्ट में क्या है कि VO2 टेस्ट है, हमने बताया था कि कैसे कैसे होता है, एंड ब्लड लैक्टेट, ऑक्सीजन कॉस्ट ऑफ एक्सरसाइजेस, ये कुछ हमारे फील्ड वर्क से लैब टेस्ट दिया गया। पहले ये जो एरोबिक टेस्ट होते थे ओनली एंड ओनली इन फील्ड होते थे, ठीक है। धीरे धीरे लैब में चले गए, फिर अगेन इट कम्स टू फील्ड, ठीक है। आपने पिक्चर्स देखी होंगी एरोबिक टेस्ट में, जब गैस एनालाइजर को लेकर वो एक गाड़ी पे दौड़ रहे थे, एक साइकिल पे दौड़ रहे थे, ठीक है। फिर वो साइकिल एर्गोमीटर पे यूज करने लगे उसको, फिर रोइंग एर्गोमीटर पे यूज करने लगे, एंड देन नाउ अगेन दे कम ऑन ट्रैक, फील्ड। इस तरह से हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम कर सकते हैं। एनारोबिक टेस्ट जैसे कि हमारे पास साइक्लिंग टेस्ट है, ट्रेडमिल टेस्ट है, फील्ड बेसिंग है, विंगेट बाइसिकल है, एर्गोमीटर है, मोनाक साइकिल एर्गोमीटर्स हैं, ठीक है। इस तरह के टेस्ट हैं। तो बेसिक क्या है कि हमारे पास हम किसको मेजर कर रहे हैं एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में? स्ट्रेस रेस्पॉन्स को, है ना। कि जो भी इनपुट हम दे रहे हैं, यानी कि बॉडी के ऊपर इनपुट दे रहे हैं, तो हम मेजर क्या करेंगे? स्ट्रेस। जैसे कि नाउ एक फिर से अगेन लाइव एग्जांपल देंगे, आप PhD का कोर्स वर्क कर रहे हैं। नाउ अभी क्या है कि स्ट्रेस क्या है आपके ऊपर? स्ट्रेस क्या दिया जा रहा है? नहीं, कोर्स वर्क इज लाइक की अचीवमेंट, मतलब है कि कोर्स वर्क को आपको पास करना है, देन आप PhD की डिग्री, मतलब PhD के में आप अभी प्रोविजनली एडमिटेड हो, फिर फाइनली एडमिटेड हो गए, ठीक है। तो उसको अचीव करने के लिए आपके ऊपर कुछ क्लासेस रखी गई हैं, ठीक है। उन क्लासेस को आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपको क्या करना है? एक एग्जाम पास करना है, ठीक है। तो अभी कैसे स्ट्रेस दी जा रही है? मेंटली, यानी कि थोड़ा सा इसे कहते हैं, मेंटली तो नहीं कह सकते हैं, थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली, ऑल एकेडमिक वाला जो हिसाब किताब है वो हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। उस स्ट्रेस का कुछ एक्यूट रेस्पॉन्स होगा, शॉर्ट टर्म एक्यूट रेस्पॉन्स, और कुछ क्रोनिक लॉन्ग टर्म। अगर जिसने उसी चीज को बहुत अच्छी तरीके से लिया होगा, यानी बहुत अच्छी तरीके से वो अपने ऊपर उसने अपने दिमाग, मतलब दिल और दिमाग उसको मतलब उसमें डुबा दिया होगा, तो ही कैन गो अ वेरी लॉन्ग वे। और जो जिन्होंने शॉर्ट टर्म एडाप्टेशन होगी वो थोड़ी देर के बाद, वो एग्जाम खत्म करने के बाद, PhD डिग्री खत्म करने के बाद, ठीक है, स्किप हो जाए, ठीक है। कंटिन्यूइंग बनाना पड़ेगा। तो ऐसे ही फिजियोलॉजी में हमें क्या है कि हम स्ट्रेस रिस्पॉन्स को मेजर करते हैं, ठीक है। दे शुड बी एक्यूट और क्रोनिक, ठीक है। एक्यूट एडाप्टेशन टू एक्सरसाइज, यानी कि एक्यूट यानी कि शॉर्ट टर्म एक्सरसाइजेस होती हैं बॉडी के ऊपर, क्या क्या हो सकती हैं? वन इज अ कार्डियोवास्कुलर रिस्पॉन्स, यानी कि कोई भी एक्टिविटी अगर हम उसके ऊपर दे रहे हैं राइट नाउ, जब आप जैसे कि एग्जाम रूम में बैठेंगे, ठीक है, क्वेश्चन पेपर आएगा, दिन में दिमाग में यही होगा कि व्हाट विल बी इन द क्वेश्चन पेपर, क्या होगा? तो आपका क्या होगा? कार्डियोवास्कुलर, यानी कि कार्डियक आउटपुट इट गेट राइज, ब्लड प्रेशर इट गेट राइज टिल द पेपर विल नॉट इन योर हेड, ठीक है। कोरोनरी सर्कुलेशन गेट सर्कुलेट, मतलब कंटिन्यूस ये सारी चीजें होती रहेंगी, बॉडी के फंक्शन बूस्ट अप होते रहेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर एक स्ट्रेस हुआ ना, हमने कहा कि 500 डेली आना है, 500 बैठक लगानी है, 500 राउंड लगाने हैं, यार जो भी करना है, तो दैट इज फिजिकल, समथिंग मेंटल, कुछ साइकोलॉजिकल, ऐसे ही दिस इज द स्ट्रेस। इस रेस्पॉन्स को हम यूज करते हैं, ठीक है। बॉडी पर हमारे क्या है? पल्मोनरी सिस्टम एडेप्टेशन, मस्कुलोस्केलेटल एडेप्टेशन, हार्मोनल रिस्पॉन्सेस एंड इम्यूनोलॉजिकल एडजस्टमेंट, ठीक है। दीज आर द की पैरामीटर्स, और इसके अंदर आप वेरिएबल्स
सिलेक्ट कर सकते हो कि किस पॉपुलेशन के ऊपर आप ये काम करोगे, मेल के ऊपर, फीमेल के ऊपर, अंडर 15, अंडर 16, ठीक है, अडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन, जनरल पीपुल, ओल्ड एज, ठीक है, कानपुर वर्सेस लखनऊ, लखनऊ वर्सेस कोलकाता, कोलकाता वर्सेस इंडिया वर्सेस चाइना, है ना। तो पॉपुलेशन टू पॉपुलेशन वेरिएशन, ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे जब डेलिमिटेशन वगैरह आप लोग पढ़ेंगे, हाइपोथेसिस, ग्रेड्स वगैरह, वहाँ पर ये दिखाई देंगे। एक्यूट के बाद हमारे पास क्रोनिक एडाप्टेशंस क्या क्या मिल जाएंगी, स्केलेटल मसल एडाप्टेशन, कि कैसे हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर और फंक्शन में ये चीज़ें आएंगी, एज पर द रिजल्ट ऑफ एंड्योरेंस एंड रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, ligament and tendon adaptations, metabolic adaptation of prolonged exercises, long term cardiac adaptation and long term respiratory adaptations, ठीक है। तो these are the stress response which are measured via exercise physiologist, ठीक है। अब मेजर तो कर लिया है, पता चल गया कि अब हमें मेजर क्या क्या करना है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेस को मेजर करना है। वो स्ट्रेस कैसी भी हो सकती है, ठीक है, लॉन्ग टर्म हो सकती है और शॉर्ट टर्म में, जैसे कि 6 वीक की ट्रेनिंग कराई आपने, दैट इज शॉर्ट टर्म, 6 महीने की ट्रेनिंग कराओगे, दैट इज लॉन्ग टर्म, 2 साल की पूरा 1 साल के एनुअल पीरियडाइजेशन कराओगे, उसका रिस्पॉन्स हमेशा अलग दिखाई देगा। स्टेट लेवल के कंपटीशन में ट्रेनिंग करानी है, स्टेट लेवल के कंपटीशन में अगर प्लेयर जा रहा है तो हम उसको कहेंगे 5 दिन आ जाओ मेरे पास, मैं ट्रेनिंग कर दूंगा, बता दूंगा। स्टेट के बाद अगर नेशनल में जा रहा है तो कहोगे कम से कम 6 महीने लगेंगे, जब तक 6 महीने की ट्रेनिंग नहीं करोगे तब तक आप एक पर्टिकुलर टारगेट अचीव नहीं कर पाओगे। नेशनल के बाद अब ऑल इंडिया वगैरह तक जाओगे तो क्या होगा कि नहीं बेटा, तो तुम्हें पूरे साल हमें इस कैंप में रहना पड़ेगा, है ना। जब तक इस कैंप में नहीं रहोगे तब तक आप उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाओगे। इस तरह से ये सारी चीज़ें असेसमेंट में हमारे कि हम देखेंगे कि कैसे हम ट्रेनिंग तो कराई पर टाइप ऑफ असेसमेंट चेक करेंगे। वन इज अ PRQ यानी कि फिजिकल एक्टिविटी रेडीनेस क्वेश्चनर्स चेक लगा सकते हैं। स्कैट स्पोर्ट्स कॉम्पिटिटिव एंजाइटी टेस्ट को यूज कर सकते हैं। स्ट्रेंथ को मेजर कर सकते हैं। सेम ट्रेनिंग दे रहे हैं, है ना, सेम ट्रेनिंग दे रहे हैं, यानी कि 10 आदमी है हमारे बैच में, 2 का सिलेक्शन होना है, जिसका स्ट्रेंथ अच्छा होगा उसी को तो ले जाएंगे, तो स्ट्रेंथ का टेस्ट कर सकते हैं। स्पीड, पावर, फ्लेक्सिबिलिटी, ये कंपोनेंट को चेक कर सकते हैं। ट्रीटमेंट जो भी आप उसको ट्रेनिंग करने के लिए दे रहे हो, उसका टाइप क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, उसका ड्यूरेशन क्या है, इन पे आप काम कर सकते हो, ठीक है। अमाउंट ऑफ रिकवरी, जो ट्रेनिंग दी है आपने उसको कैसे रिकवर करोगे उसी ट्रेनिंग से, यानी कि उसकी एबिलिटी और उसकी इनएबिलिटी, ठीक है। कि अगर हमने किसी पर्टिकुलर आदमी को एक ट्रेनिंग दी है यानी और उसको रिकवर होना है, तो उससे रिकवरी होने की एबिलिटी कितनी अच्छी है उसकी और इनएबिलिटी कितनी है, यानी कि उसको रिकवरी प्रोसेस में कितना टाइम लग रहा है ना, कि 5 मिनट में रिकवर हो जा रहा है या 5 घंटे में रिकवर हो रहा है, ठीक है। फिर रेट ऑफ रिकवरी एंड रिकवरी प्रोसेस, ये कुछ बेसिक फैक्टर हमने लिख दिए थे, ठीक है, कि आपको दिमाग में आ जाए कि किस तरह से आपको अपने कौन से की पैरामीटर्स को लेते हुए और वेरिएबल्स को सिलेक्शन करना है ना। देन कुछ और है हमारे पास, वन इज ए मॉर्फोलॉजिकल कंपोनेंट, अगर मॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है। मॉर्फोलॉजी इज लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर, जैसे कि बॉडी मास ऑफ द हाइट, बॉडी मास और फॉर हाइट, कि कितना पर्टिकुलर मास को हमें मेंटेन करना है एक हाइट को अचीव करने के लिए, यानी कि, है ना। बॉडी कंपोजिशन, सबक्यूटेनियस फैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरऑल बॉडी, एब्डोमिनल विसरल फैट, बोन डेंसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, तो दीज आर द सम मॉर्फोलॉजिकल कंपोनेंट, इन पे आप काम कर सकते हैं फिजियोलॉजी की फील्ड में। मस्कुलर कंपोनेंट में पावर, स्ट्रेंथ, इंडोरेंस, ठीक है, इन पे आप काम कर सकते हैं। मोटर कंपोनेंट, एजिलिटी, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, स्पीड ऑफ मूवमेंट, इनको लेकर आप काम कर सकते हैं। कार्डियोरेस्पिरेटरी कंपोनेंट, सब मैक्सिमल एक्सरसाइज कैपेसिटी, मैक्सिमल एरोबिक पावर, हार्ट फंक्शन, लंग फंक्शन, ब्लड प्रेशर, इन पैरामीटर्स को लेके काम कर सकते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिक कंपोनेंट, ग्लूकोज टॉलरेंस लेवल, इंसुलिन सेंसिटिविटी, लिपिड एंड लिपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म एंड सबस्ट्रेट ऑक्सीडेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, इन पे आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर द सम बेसिक फैक्टर्स which we can go ahead and do some work in, ठीक है। तो बाकी बहुत सारी और चीज़ें हैं
जिनको आप अपने फील्ड में मतलब एक्सरसाइज फिजियोलॉजी यूज तो करते हैं, ठीक है, पर उसके लिए प्रॉपर एक स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है और एक टूल्स और टेक्निक्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो आना भी जरूरी है। ले तो लें, इतने सारे चीज़ों को हम इन्वॉल्व भी कर लें, पर हमारे पास उनका असेसमेंट और इम्प्लीमेंट करने का तरीका भी तो मालूम होना चाहिए। या फिर हम ऐसे लोगों को इन्वॉल्व करें अपने साथ साथ, अकेले तो नहीं कर सकते इतने कंपोनेंट पे काम। इनमें से एक ही कंपोनेंट पे काम कर सकते हैं, है ना। सो इस पे नहीं जाएंगे। जैसे कि एडिशनल टॉपिक क्या क्या हो सकते हैं, एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट का ही जो काम है, और आप भी इन्वॉल्व कर सकते हो। न्यूट्रिशन फॉर हेल्थ एंड परफॉर्मेंस, ठीक है, बॉडी कंपोजिशन टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। फिर फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्सेस एज पर द एनवायरमेंटल स्ट्रेस, एक्सरसाइज टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स, इनको मेजर बना सकते हो, ठीक है। एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन मॉडल्स को डेवलप कर सकते हो, ठीक है। एक्सरसाइज रेस्पॉन्सेज इन स्पेशल पॉपुलेशन में उन्हें चेक कर सकते हो, ठीक है। एक्सरसाइज एंड एजिंग, पीडियाट्रिक एक्सरसाइज रेस्पॉन्सेज एंड एक्सरसाइज इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, बोन हेल्थ, ये इन पे रिसर्च, दीज आर द एरियाज ऑफ रिसर्च, ठीक है। इतने सारे एरियाज खुले हुए हैं आपके पास। जरूरी नहीं कि एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में ही आते हैं, ट्रेनिंग में भी आते हैं, हर एक जगह सारे एरिया आपको दिखाई देंगे, ठीक है। करियर्स, अगर आप पीएचडी कर लेंगे तो क्या क्या आपको बेसिक करियर्स दिखाई देंगे। वन इज अ पर्सनल ट्रेनर, फिटनेस इंस्ट्रक्टर, ठीक है, स्पोर्ट्स कंसल्टेंट, फिजियोलॉजिस्ट, क्लिनिकल एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट, एक्सरसाइज टेक्नोलॉजिस्ट और स्ट्रेस टेस्टिंग टेक्नीशियन बन सकते हैं, एक्सरसाइज स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, वेलनेस काउंसलर, मतलब ऐसे तमाम सारी आपको चीज़ें दिख जाएंगी। और उसके बगल में आपको दिख रही है कि क्या कितनी डिग्री आपको ज़रूरत है, ठीक है। तो डॉक्टरेट के लिए डॉक्टरेट लेवल देखिए कहाँ का है, क्लिनिकल एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट, बैचलर मास्टर प्लस डॉक्टरेट, यानी आप जहाँ पर लाइक करेंगे। स्पोर्ट्स कंसल्टेंट, ठीक है, डॉक्टरेट की डिग्री रिक्वायर्ड है। फिजिकल थेरेपिस्ट एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, बैचलर डॉक्टर इन फिजिकल एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ठीक है। तो इस तरह के आपके पास कैरियर्स भी वाइड रेंज के हैं, ठीक है। ओनली इन डॉक्टरेट व्हेन यू गो फॉर प्रोफेसर इन एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, यानी कि प्योरली मेडिसिन की फील्ड, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी की फील्ड में, ठीक है। तो ये हमारे करियर्स हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।